सबसे पहले स्क्रॉल कर दिया गया है और ट्रंप और पुतिन आ गए सामने। टैरिफ ने दूरी बढ़ा दी है। ट्रंप ने भारत पर लगाए हैं 50% का टैरिफ, जिस पर कड़ा फैसला बताया है और रूस से तेल खरीदने की वजह ये बताई है। टैरिफ लगाने के बाद अब ट्रंप ने भी दोनों देशों के बीच दरार आने की बात कही है। अगस्त के मध्य में अमेरिका ने पहले 25% टैरिफ लगाया, फिर 27 अगस्त से अतिरिक्त 25% का जुर्माना जोड़ दिया, जिससे कुल टैरिफ 50% हो गया। अमेरिका में भी विवाद हुआ। 53% लोग टैरिफ के खिलाफ हैं। अदालत ने इसे अवैध कहा और सांसद रो खन्ना ने ट्रंप की आलोचना की। ट्रंप ने अब फॉक्स न्यूज पर कबूला है कि ये आसान नहीं था। उन्होंने कहा कि भारत रूस का सबसे बड़ा ग्राहक था। मैंने 50% टैरिफ लगाया क्योंकि वे रूस से तेल ले रहे थे। ये बड़ा कदम था, इससे भारत के साथ रिश्तों में दरार आ गई। ट्रंप ने जोड़ा है कि रूस का मुद्दा यूरोप की समस्या ज्यादा है, अमेरिका की कम। उन्होंने दावा किया है कि अपने दूसरे कार्यकाल में कई बड़े विवाद सुलझाए, जैसे पाकिस्तान भारत का तनाव, कांगो रवांडा युद्ध। भारत अमेरिका व्यापार 190 अरब डॉलर का है, लेकिन अब बातचीत रुकी हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भले ही कितने भी तर्क दें कि उन्होंने टैरिफ भारत पर क्यों लगाया, लेकिन भारत के लोग इस टैरिफ से नाराज हैं और राजधानी भोपाल में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला है। 1 सितंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अंतिम संस्कार किया गया था, तो आज 13वीं मनाई गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह भारत पर 50% का टैरिफ लगाया, उसके बाद भारत में लगातार इसका विरोध देखा जा रहा है। अलग अलग पार्टी और संगठन ने अपने अपने तरीके से विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन इसी बीच मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ट्रंप के खिलाफ अनोखे प्रदर्शन का नजारा देखने को मिला। पहले भगवा पार्टी ने 1 सितंबर को ट्रंप का अंतिम संस्कार किया। उसके ठीक 13 दिन बाद त्रयोदशी कार्यक्रम यानी कि मृत्यु भोज का आयोजन किया गया। हमारे द्वारा 1 तारीख को डोनाल्ड ट्रंप का अंतिम संस्कार किया गया था, यह सोच के कि 50% जो टैरिफ है वो खत्म हो जाएगा, पर अंतिम संस्कार के बावजूद भी डोनाल्ड ट्रंप को सद्बुद्धि नहीं आई और उसी के तारतम्य में आज 13 दिन हो चुके हैं और हिंदू रीति रिवाज से 13वीं का कार्यक्रम किया जा रहा है। अगली रील है शिलांग से, जहां पर मर्डर केस में राजा मर्डर केस का मामला जो आपको याद ही होगा। अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या करने के बाद अब सोनम ने जमानत याचिका लगाई है। सोनम के अलावा बाकी सभी आरोपियों ने भी अर्जी दाखिल की है कि उन्हें जमानत मिलनी चाहिए, जबकि सोनम ही इस पूरे मामले की मास्टरमाइंड है। इंदौर में राजा हत्याकांड ने एक बार फिर से सुर्खियां बटोरी, जब 5 आरोपियों सोनम, राज, आनंद, आकाश और विशाल ने जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दायर की। इन सभी आरोपियों ने सोहरा उप प्रभाग के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने अपनी रिहाई की गुहार लगाई है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब आरोपियों के वकील ने पुलिस की जांच पर ही सवाल उठा दिए। वकील ने दावा किया है कि चार्जशीट में खामियां हैं और पुलिस की विवेचना भी लचर है। उन्होंने इसी आधार पर जमानत की मांग की है। और रील कौन सी है ये देख लीजिए। पेट्रोल नहीं पानी है। पेट्रोल में पानी की मिलावट की खबरें कई सारी सामने आई हैं। अब उत्तर प्रदेश की रायबरेली में ये हुआ है कि पेट्रोल पंप पर लोग पेट्रोल डलवाने गए, लेकिन पानी उस पर मिलता हुआ नजर आया और यहां पर एक बड़ा घोटाला सामने आया है। वीडियो आप भी देखिए। यहाँ पेट्रोल की जगह ग्राहकों को पानी बेचा जा रहा था। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में ग्राहक पेट्रोल पंप के कर्मचारियों से सवाल करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्हें पेट्रोल की जगह पानी दिया गया। ग्राहकों ने पेट्रोल को बाल्टी में डालकर दिखाया, जिसमें पानी और रंगीन तरल दिख रहा था। इस घटना से लोग काफी नाराज हो गए और पुलिस से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पेट्रोल पंप पर ग्राहकों की भीड़ जमा हो गई और हंगामा मच गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसे घोटाले से लोगों की मेहनत की कमाई बर्बाद हो रही है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। ये घटना पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई है। ग्राहकों ने कहा है कि वे ऐसे पेट्रोल पंप के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। अगली रील है बिहार के राघोपुर से, जहां पर तेज प्रताप यादव इन दिनों बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रहे हैं और मदद के साथ साथ तेजस्वी यादव के बारे में तंज कसने से भी पीछे नहीं हट रहे। बिहार के राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में तेज प्रताप यादव ने बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें उन्होंने खाना, राहत सामग्री और पैसा बांटा। इस दौरान कई महिलाएं और पुरुष राहत सामग्री लेने के लिए इकट्ठा हुए। तेज प्रताप यादव ने खुद लोगों को सामान देते हुए देखा, जिसके बाद बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत भी मिली। तेज प्रताप यादव ने पहले लोगों को घर से बाहर निकाला, जिस पर एक युवक ने सभी रहवासियों को बताया कि तेज प्रताप यादव ही जिम्मेदार हैं और उन्हें मौका मिलना चाहिए। ये सुनते ही तेज प्रताप यादव भी थोड़ा मुस्कुराए और फिर बाढ़ पीड़ितों को खाना खिलाने के लिए ले गए। ये कार्य राघोपुर के लोगों के लिए एक बड़ी सहायता साबित हुई और तेज प्रताप यादव की इस पहल को स्थानीय लोगों ने काफी सराहा है। वे अपनी टीम के साथ मिलकर बाढ़ पीड़ितों की हर संभव मदद करने का वादा किया है।
अगली रील है वाराणसी से, जहां पर डिवाइडर पर बने चित्रों को देखकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भड़क गए और डिवाइडर से सारे चित्र मिटा दिए गए। दरअसल डिवाइडर पर बने मंदिरों की चित्रों को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भड़क गए। उन्होंने हाथों में पेंट लेकर इन चित्रों को मिटा दिया। कार्यकर्ताओं का कहना था कि चित्रों पर गंदगी लगने से आस्था को ठेस पहुंचेगी। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने डिवाइडर पर बने सभी मंदिरों के चित्रों को पेंट से ढक दिया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि मंदिरों के चित्र सार्वजनिक स्थानों पर बनने से धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हम लोगों ने देखा इसी धार्मिक और सांस्कृतिक नगरी में बनारस डिवाइडर पर दिवाली शिवालय इस प्रकार से प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा बनाया गया, हम इसका विरोध करते हैं। इससे बनारस के लोगों को धार्मिक ठेस पहुंची है। आज हम समाजवादी नौजवान पेड़ लगाकर उसको खुदाई कर उसको साफ करने का काम कर रहे हैं। अगली रील है गरियाबंद से, जहां पर छात्राएं पिछले 3 महीने से स्कूल नहीं जा रही और अब अपनी मांगों को लेकर कन्याशाला की छात्राओं ने चक्काजाम कर हंगामा मचा दिया है। ये छात्राएं अपने स्कूल की ठाकुर दल जंगन हाई स्कूल में मर्ज करने के फैसले का विरोध कर रही थीं। उनकी मांग है कि मर्ज का फैसला रद्द किया जाए। फिंगेश्वर कन्याशाला की सभी छात्राएं इस बात से नाराज हैं कि उन्हें बॉयज स्कूल में पढ़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। 3 महीने बीतने के बाद भी वे इस फैसले को मानने को तैयार नहीं हैं। गुस्साई छात्राओं ने सड़क पर बैठकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। ये छात्राएं अपनी शिकायत लेकर कलेक्ट्रेट पहुंची थी, लेकिन अधिकारियों ने उनकी बात नहीं सुनी। रोती बिलखती छात्राएं खाली हाथ लौट आईं। छात्राओं का आरोप है कि 450 छात्रों वाली कन्या हाई सेकेंडरी स्कूल को 225 छात्रों वाले बालक स्कूल में नियमों के खिलाफ मर्ज किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिजोरम में बैराबी सेरांग रेलवे लाइन का उद्घाटन किया, जिसके बाद अब यह हिस्सा भी रेलवे लाइन से जुड़ गया है। पीएम मोदी ने कुछ साल पहले आधारशिला रखने के बाद आज देशवासियों को इसे समर्पित किया है। इस रेलवे लाइन को बनाने में कई चुनौतियां जैसे दुर्गम रास्ते पार की गई और इंजीनियरों के कौशल और कार्यकर्ताओं के जज्बे से ये संभव हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने हरी झंडी दिखाकर मिजोरम की बड़ी सौगात दी है और पीएम मोदी ने कहा है कि ये रेलवे लाइन सिर्फ संपर्क नहीं बल्कि मिजोरम के लोगों के जीवन और आजीविका में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी। ये मिजोरम की राजधानी आइजोल को पहली बार रेलवे नेटवर्क से जोड़ने का काम करेगी। A few years ago, I had the opportunity of laying the foundation stone for the Aizawl railway line. The skills of our engineers and the spirit of our workers made this possible. अगली रील है मंदसौर से, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गांधी सागर फॉरेस्ट रिट्रीट के 4थे संस्करण का शुभारंभ किया है। ये आयोजन मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा लल्लूजी एंड सन्स और इवोक कैंपिंग के सहयोग से किया जा रहा है। चंबल नदी के किनारे बसे इस मनोरम स्थल पर 50 शानदार टेंट, बोट सफारी, जंगल सफारी, स्थानीय व्यंजन और खेल गतिविधियां पर्यटकों को अनोखा अनुभव दे रही हैं। मुख्यमंत्री ने मां चंबल की आरती और मां सरस्वती की पूजा कर कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि जल आधारित पर्यटन का विकास प्रदेश का लक्ष्य है। मंदसौर नीमच के क्षेत्र सहित पूरे प्रदेश के लिए गांधी सागर डैम पर ये जो टेंट सिटी बना करके टूरिज्म का जो नया प्रकल्प खड़ा हुआ है, ये पर्यटन के क्षेत्र को भी बढ़ाएगा, हमारे रोजगार के कई सारे सब क्षेत्रों के युवाओं को रोजगार दिलाएगा। गरीबों की गरीबी की दृष्टि से खासकर क्षेत्र में एक नया प्रकल्प खड़ा हुआ है। अगली रील है भोपाल से, जहां पर लव जिहाद के आरोपियों के घर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है। साहिल और साद के घर पर बुलडोजर वाला एक्शन हुआ है। बड़ी बात यह है कि ये बुलडोजर सुबह 4 बजे शुरू हुई बुलडोजर कार्रवाई 5 घंटे तक चली। कार्रवाई होने के बाद साद का घर जमींदोज हो चुका है और पूरे घर को बुलडोजर से धराशायी कर दिया गया है। देखिए 4 बजे से हमने शुरू करी थी कार्रवाई, अभी 9:30 बजे कंप्लीट हो गई है। यानी मलबा भी हटा लिया गया हमारे द्वारा, सड़क भी क्लियर कर दी गई है। थोड़ी डेंस बस्ती है ये, तो थोड़ा चैलेंज था, इसीलिए डिप्लॉयमेंट ज़्यादा था, इसीलिए बैरिकेडिंग थी। आप लोग को भी, मीडिया को भी इसीलिए बाहर रोक दिया गया था कि लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से कोई गंभीर अनटुवर्ड सिचुएशन ना क्रिएट हो। और बड़ा पीसफुली यहाँ पे सारी कार्रवाई कंप्लीट हो गई है। कार्रवाई पूरी हो चुकी है, 5 घंटे तक कार्रवाई चली है और अब सब कुछ जो है यहाँ पर सामान्य तरीके से पहले की जैसे यहाँ आवाजाही होती थी उस तरीके से आवाजाही शुरू होने जा रही है। कैमरा पर्सन राजाराम के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार।
अगली रील है मऊगंज से, जहां पर बच्चे स्कूल जाने के बजाय हाथ में कॉपी और कलम लेने के बजाय फावड़ा और टोकरी लेकर सड़क बना रहे हैं। तस्वीरें सामने आई हैं। स्कूल का रास्ता खराब है, बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी होती थी। इसके बाद शिक्षक और बच्चों ने मिलकर एक फैसला लिया है कि सड़क खुद बनाएंगे। और अब इन तस्वीरों को देखकर आप या तो बच्चों की लगन की तारीफ कर सकते हैं या जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही पर शिकायत कर सकते हैं। सरकार के करोड़ों रुपए के बजट और लाखों के दावों के बीच प्रशासन की पोल खुलती हुई ये तस्वीर ग्राम पंचायत गोपला की है। बरसात में जब नदी नाले उफान पर आते हैं तो इन मासूमों की जान पर बनती है। कई बार तो मजबूरी में स्कूल ही बंद करना पड़ता है। इन्हीं सबसे बचने के लिए 4 साल पहले पुल निर्माण का काम शुरू हुआ था, लेकिन आज तक पूरा नहीं हुआ है। खबरों की रील में अगली रील कौन सी है? सबसे बड़ी महिला नक्सली ने सरेंडर किया है। ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि देश की सबसे बड़ी महिला नक्सली सुजाता ने सरेंडर कर दिया है, जिसे साल का सबसे बड़ा नक्सल आत्मसमर्पण माना जा रहा है। तेलंगाना में सुरक्षा बल के जवानों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। बढ़ती पुलिसिया दबिश के बीच 1 करोड़ के इनामी नक्सली सुजाता ने सरेंडर कर दिया है। एक और सुजाता की आत्मसमर्पण से नक्सलियों को बड़ा झटका लगा है, तो वहीं दूसरी तरफ इसे साल 2025 का सबसे बड़ा नक्सली समर्पण माना जा रहा है। सुजाता के कद का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसे सेंट्रल कमेटी में रखा गया था। साथ ही संगठन में कई बड़ी जिम्मेदारी भी इसके ऊपर थी। सुजाता 100 से ज्यादा नक्सल हमलों में शामिल रही है और इसके ऊपर 1 करोड़ का इनाम घोषित था। सुजाता ने हिडमा जैसे खूंखार नक्सलियों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी थी। इसके अलावा उसने कई नक्सली महिला विंग तैयार किए। सुजाता का पति किशन जी भी कुख्यात नक्सलवादी था। किशन जी को सुरक्षा बल के जवानों ने 2011 में मुठभेड़ में मार गिराया था, लेकिन तब भी सुजाता ने नक्सलवाद का रास्ता नहीं छोड़ा था। मध्य प्रदेश की राजधानी में लव जिहाद के आरोपियों पर नकेल कसी जा रही है। बुलडोजर कार्रवाई के बाद अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी बड़ा बयान दे दिया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सख्त रवैया अपनाते हुए चेतावनी दी है और कहा है कि कानून की नजर में कोई छोटा बड़ा नहीं, मछली हो मगर हो सबको ठिकाने लगाया गया है। साथ ही सीएम ने कहा कि ऐसे अपराध करने वालों को न कानून बख्शेगा और न ही मोहन सरकार। सब पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लव जिहाद है इसी राज्य के अंदर यहाँ मछली मगर सबके ठिकाने लगाए गए। अपनी सरकार के माध्यम बड़ी बड़ी हवेलियों में बड़े बड़े लोगों के लिए कानून सबके लिए बराबर। सीएम का बयान ऐसे समय में आया है जब हाल ही में मछली गैंग पर भी लगातार शिकंजा कसता जा रहा है और मछली की हवेली पर बुलडोजर चल चुका है। और आज ये बयान उस दिन सामने आया जब लव जिहाद के आरोपियों के घर पर बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई है। और एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर को मैच खेला जाना है, जिसको लेकर अलग अलग राय भी सामने आ रही है। पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीमों के बीच ये पहला मुकाबला है। कई पूर्व क्रिकेटर, राजनीतिक दल और फैंस इसका विरोध कर रही हैं। वहीं बीसीसीआई के कुछ अधिकारी और फैंस का एक वर्ग इस मैच के पक्ष में है। मुकाबले से पहले आईपीएल के चेयरमैन अरुण धूमल ने कहा कि सरकार ने पाकिस्तान के साथ खेल संबंधों को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी है। एसीसी और आईसीसी टूर्नामेंट में हमें पाकिस्तान से खेलना ही होगा। इसी बीच शिवसेना विधायक आदित्य ठाकरे का बयान भी सामने आया था। उन्होंने कहा था कि जिस पाकिस्तान ने हम पर मिसाइलें दागी, हमारे देश में आतंक फैलाया है, पहलगाम पर निर्दोष लोगों को मारा, बीसीसीआई उस पाकिस्तान के खिलाफ खेलने को लेकर उत्साहित क्यों है? अब एशिया कप में हो रहे मैच को लेकर भी उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच आपसी संबंध बेहतर होने तक आपस में क्रिकेट व्यापार नहीं होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा दंतेवाड़ा के मालवाही में हुए आईईडी विस्फोट में घायल सीआरपीएफ जवान से मिलने पहुंचे। डिप्टी सीएम जवान आलम मुकेश से मिलने के बाद नारायणा अस्पताल पहुंचे थे, फिर मीडिया से बात भी हुई। उन्होंने जवान के स्वास्थ्य की जानकारी डॉक्टरों से ली और उनके साहस की जमकर तारीफ की। शर्मा ने जवान का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि उनकी बहादुरी देश के लिए प्रेरणा है। जवान के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हुए उप मुख्यमंत्री ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। सीआरपीएफ 165 बटालियन दंतेवाड़ा के 195 बटालियन दंतेवाड़ा के जवान मुकेश आलम जी हैं। कल परसों ये हुआ था, रूटीन के काम पे निकले हुए थे और उस समय आईडी ब्लास्ट हुआ तो उनका बायां पैर क्षतिग्रस्त हुआ है। मैं डॉक्टर से मुलाकात किया, मैंने उनके परिवार से मुलाकात की, उनसे भी मुलाकात किया हूँ, तो वो खतरे से बाहर हैं। फॉरेन पार्टिकल जितने भी बॉडी में थे सब निकाल लिए गए हैं। ऑपरेशन भी सक्सेसफुल हुआ है। लाइफ थ्रेटनिंग कुछ नहीं है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जमकर वायरल हो रहा था, जिसमें रायपुर में न्यूड पार्टी के आयोजन का जिक्र किया गया था। इसमें युवक युवतियों को बगैर कपड़ों के आने का इन्विटेशन दिया गया था, जिस पर पुलिस ने अब कार्रवाई की है।
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जैसे ही न्यूड पार्टी का पोस्टर वायरल हुआ, प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया। पुलिस आयोजकों की तलाश और अकाउंट से जुड़ी हुई जानकारी इकट्ठा करने में जुट गई है। जल्द ही पुलिस को बड़ी सफलता भी मिल गई। मामले में क्राइम ब्रांच की टीम ने 2 लोगों को हिरासत में लिया और इन दोनों से पूछताछ जारी है, लेकिन दिन भर इस पर सियासत भी खूब होती रही। खबर सामने आने के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर वार करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पोस्ट पर न्यूड पार्टी के आयोजन को तो दुर्भाग्यजनक बताया ही है, साथ ही ये भी कहा है कि सरकार नग्नता को बढ़ावा दे रही है। इतना ही नहीं, कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता एसपी ऑफिस तक पहुंच गए और एसपी से न्यूड पार्टी पर रोक लगाने की मांग करने लगे और कहा कि कार्रवाई न होने पर प्रदर्शन करेंगे। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से सोशल मीडिया पर बीजेपी कांग्रेस में कार्टून वार छिड़ गया और इस बार मामला पूर्व सीएम भूपेश बघेल के सरकारी आवास के बकाया टैक्स का लेकर है, जिस पर बीजेपी ने तंज कसा है। छत्तीसगढ़ की सियासत में पार्टियां लगातार पोस्टर के जरिए एक दूसरे पर निशाना साधती हैं। इस बार मुद्दा था पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सरकारी आवास पाटन सदन पर बकाया टैक्स का। रायपुर में नगर निगम ने बकाया टैक्स को लेकर भूपेश बघेल को नोटिस जारी किया। निगम के मुताबिक बघेल को कुल 7,258 रुपए का भुगतान करना है। बीजेपी ने इस मामले पर भूपेश बघेल पर तंज कसते हुए एक्स पर एक पोस्टर जारी किया है। बीजेपी ने लिखा, चर्चा में बने रहने का भूपेश बघेल का सस्ता नुस्खा। वहीं नगर निगम के इस नोटिस पर भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा था कि मैं माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के 7,258 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक और मुद्दा हावी होता हुआ नजर आ रहा है। अगली रील है बैतूल से, जहां पर जिले के आठनेर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की अचानक तबीयत खराब हो गई। उन्हें चक्कर आ गए। वे प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार आठनेर पहुंचे थे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ, जुलूस भी निकाला गया। इस दौरान वो खुली जीप में खड़े होकर कार्यकर्ताओं का अभिवादन कर रहे थे। अचानक डीजे के तेज शोर और भीड़ की वजह से उन्हें घबराहट हुई, जिसके चलते वो चक्कर खाकर गिरने लगे। इससे पहले जीप के गेट में उनकी उंगली भी दब गई थी, जिसके चलते उन्हें पहले से ही दर्द था। आनन फानन में कार्यकर्ताओं ने उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उनका प्राथमिक उपचार किया। डॉक्टरों ने बताया है कि घबराहट और थकान के चलते उनकी तबीयत खराब हुई। इलाज के बाद हेमंत खंडेलवाल की स्थिति अब स्थिर है और पूरी तरह से वो स्वस्थ हैं। इस घटना से कार्यकर्ताओं में कुछ देर के लिए चिंता का माहौल रहा, लेकिन उनके स्वस्थ होने की खबर से सभी ने फिर राहत की सांस ली है। ये जुलूस आठनेर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा आयोजित किया गया था। अब आपको उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से एक रोचक तस्वीर दिखाते हैं। सोशल मीडिया पर यह हैरान कर देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हुआ है। वीडियो में एक शख्स के ऊपर लाखों की संख्या में मधुमक्खियां चिपकी हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन हैरत की बात यह है कि ये मधुमक्खियां युवक को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा रही। दरअसल ये मामला यूपी के बुलंदशहर जिले की सियाना तहसील क्षेत्र के खेतों का है, जहां पर राजेंद्र नाम के युवक को देखते ही लाखों की तादाद में मधुमक्खियां उससे आकर चिपक जाती और लोग युवक को मधुमक्खी लवर कहकर बुलाने लगे हैं। बरसात के मौसम में अक्सर मधुमक्खियों को भोजन जुटाने में दिक्कतें होती हैं। ऐसे में राजेंद्र उनके लिए मसीहा बनकर सामने आए हैं, क्योंकि राजेंद्र उनके लिए भोजन का इंतजाम करते हैं और हर रोज लाखों मधुमक्खियों को भोजन कराते हैं। शायद यही वजह है कि मधुमक्खियां उन्हें अपना दुश्मन नहीं बल्कि अपना दोस्त समझती हैं। फिलहाल तो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो ने लोगों को हैरत में डाल दिया है। कंप्यूटर बाबा ने नरसिंहपुर से भोपाल तक एक बड़ी गौ यात्रा निकालने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि प्रदेश में आवारा घूम रही गायों की हालत बहुत खराब हो गई है। पहले उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव को गायों की दयनीय स्थिति पर ज्ञापन सौंपा था, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ और अब 7 अक्टूबर को नर्मदापुरम में शुरू होकर गौ माता न्याय यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें संत समुदाय, किसान, युवा और धर्म प्रेमी सभी शामिल होंगे। कंप्यूटर बाबा ने कहा है कि वो सैकड़ों आवारा गायों को लेकर सीधे सीएम निवास पहुंचेंगे और उनसे मांग करेंगे कि इन गौ माताओं की उचित व्यवस्था की जाए। 14 अक्टूबर को मध्य प्रदेश की हर जिले से, हर गांव कस्बे से गाय लेके सब आ रहे हैं। आप भी गाय लेकर के जैसे आपको साधन बने, पैदल आए, गाड़ियों से आए, ट्रकों से लाए, पर गौ माता को ला करके उनको सुरक्षित छोड़े और सीएम हाउस तक छोड़े। हम सीएम हाउस उनको गौ माता को वहाँ रखना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी अब हमारी बात सुने। अब आइए दिखाते हैं आपको कि खबरों की रील में अगली रील कौन सी है। निर्मला सीतारमण का अनोखा अंदाज दिखाई दिया है। निर्मला सीतारमण आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के तिरुमला में बेगम्बा अन्न प्रसादम कॉम्प्लेक्स में नजर आई। यहां पर उन्होंने भक्तों को प्रसाद वितरित किया। निर्मला सीतारमण ने खुद प्रसाद बांटकर सभी को हैरान कर दिया। वे साड़ी पहनकर साधारण भक्त की तरह नजर आईं। लोगों ने उनका ये रूप देखकर खुशी जताई। मंदिर परिसर में भक्ति का माहौल था। निर्मला सीतारमण ने सभी को खाना परोसा।
श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण करते हुए उनका आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर कई गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। तिरुमला के इस पवित्र स्थान पर निर्मला सीतारमण की उपस्थिति ने सभी को प्रभावित किया। लोगों ने उनकी सेवा भावना की सराहना की। मंदिर परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सभी व्यवस्थाएं की गई थी। निर्मला सीतारमण का ये कदम लोगों के दिलों में जगह बनाने वाला रहा।